गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के समय से लेकर आज तक शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली के रूप में देखी जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ हमें 2 रूपों में दिखाई देता है। एक है सीमित अर्थ के रूप में लोकतंत्र और दूसरा है व्यापक रूप में लोकतंत्र। सीमित अर्थ में लोकतंत्र का तात्पर्य सरकार तथा शासन के एक स्वरूप से है। प्राचीन काल से लेकर आज तक शासन का एक ही रूप रहा है। और व्यापक रूप में लोकतंत्र का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में भी लोकतंत्र हो। गिडिंग्स का कहना है कि लोकतंत्र केवल शासन का ही रूप नहीं है, यानी सरकार का ही लोकतंत्रात्मक होना आवश्यक नहीं है, वरन यह राज्य का एक रूप है तथा समाज की भी एक अवस्था है और यह तीनों का मिश्रण है। लोकतंत्र को अगर हम वास्तव में समझना चाहते हैं तो हमें इसके रूपों को देखना होगा। इसके अलग अलग रूप का अध्ययन करके हम लोकतंत्र वास्तव में क्या है, इसे सही रूप में समझने में समर्थ हो सकते हैं। पहला है शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी सरकार के रूप में लोकतंत्र। सरकार के रूप में लोकतंत्र का जो मतलब है वो यह है कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। जैसे कि लोकतंत्र का जो अर्थ है वो इंग्लिश में लोकतंत्र को कहा जाता है डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता और शक्ति। यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र वह सरकार है जहां जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। जैसा इस बारे में डाइस कहते हैं, डाइसी का कहना है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। इस आधार पर लोकतंत्र हम एक ऐसे शासन को देखते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के हितों का रक्षण करता है और जहां शासन या सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। दूसरा है राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब है कि वह राज्य जिसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है, जनता ही राज्य के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, राज्य ही शासन व्यवस्था का रूप निर्धारित करता है। थर्ड है समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी ऐसा समाज यहाँ धर्म, जाति, लिंग में किसी तरह का भेद ना हो, सबको शासन करने का समान अवसर मिले। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं, एक लोकतंत्रीय समाज वह समाज है जिसमें समानता और भ्रातृत्व की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक अवस्था के रूप में लोकतंत्र। आर्थिक अवस्था के रूप में लोकतंत्र वह है जिसमें समाज में आर्थिक समानता हो, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी ना हो। नेक्स्ट है जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र। इसके अंतर्गत मनुष्यों का स्वभाव व व्यवहार लोकतंत्रवादी होना चाहिए, अर्थात सबके हाथ में क्षमा, सेवा, सहिष्णुता, परोपकार की भावना होनी चाहिए। यानी कि समाज में रहने वाले लोग इन जीवन मूल्यों पर अपना विश्वास रखें तो लोकतंत्र होगा। नेक्स्ट है नैतिक आदर्श के रूप में। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जिस व्यवस्था के द्वारा किया जाता है वह लोकतंत्र है। इस प्रकार लोकतंत्र केवल
शासन व्यवस्था का रूप नहीं है, अपितु इससे उच्च स्थिति है। यानी लोकतंत्र एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है, एक ऐसी शासन पद्धति तथा एक सामाजिक व्यवस्था मात्र नहीं है, वरन एक ऐसी जीवन पद्धति की खोज है जिसमें दबाव से नहीं, व्यक्ति स्वतः प्रेरित स्वतंत्र बुद्धि और उसके कार्यकलापों में के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां जनता सीधे शासन के कार्यों में भागीदार होती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सबसे अधिक प्रचलित लोकतंत्र के रूप में हमें दिखाई देता है। लोकतंत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है मानव व्यक्तित्व की गरिमा। लोकतंत्र की यह विशेषता है कि लोकतंत्र में मानव साध्य माना जाता है। प्रत्येक मनुष्य साध्य है, उसे किसी अन्य के लिए साधन नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र में व्यक्ति के पास राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। प्रतिनिधि चुनने के लिए वह स्वतंत्र है। विचार अभिव्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता, आलोचना करने का अधिकार उसे है। यानी वह अपने प्रतिनिधि चुन सकता है, अपने प्रतिनिधियों की वह आलोचना कर सकता है। नेक्स्ट है समानता। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता होती है। सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार है, सबको समान रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस संबंध में अमीर, गरीब, लिंग, जाति, धर्म का कोई विभेद नहीं होता है। कानून का शासन। लोकतंत्रात्मक शासन कानून का शासन है, यानी जो सर्वोच्चता है वह कानून को दी जाती है, और शासन प्रणाली के अंतर्गत जो कानून है उस कानून के द्वारा ही प्रमुख रूप से शासन का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुता। यानी इस शासन प्रणाली में जो प्रभुता है वह लोकप्रिय होती है। चूँकि जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है, इसीलिए जनता के द्वारा चुने जाने के कारण जो शासन प्रणाली है वह लोकप्रिय होती है। नेक्स्ट है लिखित संविधान। इस शासन प्रणाली में ज़्यादातर लिखित संविधान पाए जाते हैं और शक्तियों का भी पृथक्करण होता है। यानी लोकतंत्रात्मक शासन में ऐसा नहीं है कि कानून बनाने वाली, कानून को लागू करने वाली और न्याय देने वाली एक ही सत्ता हो। एक कानून बनाता है, एक कानून को लागू करता है और एक न्याय देने का काम करता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। लोकतंत्रात्मक शासन की विशेषता देखी जाती है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान पर होती है, और यह न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का मूल्यांकन भी करने का काम करती है। प्रशासकों में शांतिपूर्ण परिवर्तन। जैसे जो प्रशासक हैं उनका परिवर्तन शांतिमय तरीकों से, यानी चुनाव के माध्यम से होता है। पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके लिए कोई क्रांति नहीं हुई। जो जनता है उसने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सत्ता में बदलाव आ गया। तो ये कुछ विशेषताएं लोकतंत्रात्मक शासन में हम देखते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन के गुण। पहला गुण है लोक कल्याण की साधना। लोकतंत्रात्मक शासन की अच्छाई है कि लोकतंत्रात्मक शासन जन कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। इसमें विशेष वर्ग का नहीं, सबके हित की बात सोची जाती है। नेक्स्ट है शासन में कुशलता। शासन में कुशलता रहती है, शासन पर जनता का नियंत्रण रहता है, और नियंत्रण होने के कारण शासन अच्छे ढंग से हो पाता है। जैसे गार्नर कहते हैं, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय उत्तरदायित्व की भावना के कारण यह शासन किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। नेक्स्ट है
सार्वजनिक शिक्षण के लिए उचित। सार्वजनिक शिक्षण के लिए उचित है, इसमें जनता को सभी तरह का प्रशिक्षण मिल जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास। जब व्यक्ति खुद अपनी सरकार बनाता है तो व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना, व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, जिससे उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है जनता की इच्छा पर आधारित स्थायी शासन। चूँकि यह शासन जनता की इच्छा पर निर्भर होता है, जनता के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो जो शासक है वह स्थायी होता है। मनोविज्ञान के अनुकूल मनुष्य की जो मनस्थिति है वो इस तरह की है कि जो कुछ वो निर्मित करता है उसका वह विध्वंस नहीं करता। चूँकि जनता के पास मताधिकार होता है, अतः उसे संतुष्टि मिलती है और इस आधार पर एक सुदृढ़ शासन का निर्माण हो पाता है। राजनीतिक जागृति। शासन के कार्यों में चूँकि जनता भाग लेती है, वोट देती है, सरकार की आलोचना करती है, समर्थन करती है, तो इससे उनमें राजनीतिक जागृति आती है। लोकतंत्र साधारण व्यक्ति को भी सार्वजनिक समस्याओं के सार्वजनिक हल ढूंढने में सरकार का सहयोग करने का निमंत्रण देता है। क्रांति से सुरक्षा। जो शासन अपना नहीं होता उसे क्रांति से बदला जा सकता है, उसे हिंसा से बदला जा सकता है, लेकिन जब परिवर्तन शांतिमय तरीके से हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्रांति से भी सुरक्षा ऐसे शासन में मिलती है। स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन। बहुत बड़ी अच्छाई है लोकतंत्र की कि यह वह शासन है जो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता होती है, नागरिक पर्याप्त मात्रा में समानता भी उन्हें दी जाती है। लिंग, जाति, रंग, इसका धर्म, इसका कोई विभेद लोकतंत्रात्मक शासन में हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है विचार विनिमय पर आधारित शासन। लोकतंत्र विचार विनिमय पर आधारित शासन है। विचार थोपे नहीं जाते हैं। एक पूर्ण प्रजातंत्र में कोई भी यह बात नहीं कह सकता कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला। जनता की अनुमति पर आधारित होने के कारण यह सहयोग पर आधारित है। नेक्स्ट है शांति और प्रगति के लिए उचित। चूँकि परिवर्तन आसानी से हो जाते हैं और अपनी बात कहने के लिए किसी तरह की क्रांतिमय साधन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसीलिए इस व्यवस्था में प्रगति आसानी से हो पाती है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन के दोष। H.G. वेल्स का कहना है, लोकतंत्र में कोई ऐसी बात नहीं जिसका खंडन 1 मिनट में न कर दिया जाए। कैलरीज कहते हैं यह शासन मूर्खों का शासन है, यानी बहुत लोग लोकतंत्र को एक अच्छे शासन के रूप में नहीं देखते हैं और लोकतंत्र की कुछ कमियां उनके द्वारा गिनाई जाती हैं। जो कमियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है अयोग्यता की उपासना। इस शासन में गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है और आलोचक मानते हैं कि एक समाज में मूर्ख और बुद्धिमानों की तुलना में अगर हम देखें तो मूर्खों की संख्या अधिक होती है, तो इसीलिए यह शासन मूर्खों का या अयोग्यों का शासन है। दूसरा है दल प्रणाली का दूषित प्रभाव। लोकतंत्र में दल आवश्यक हैं क्योंकि चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि दल भ्रष्टता को अपनाते हैं और ये चूंकि स्वार्थ पर आधारित होते हैं, इसीलिए ये अपने हित में दूषित प्रचार प्रसार करते हैं। धनवानों का शासन। आलोचक यह भी मानते हैं कि चुनाव यह धनवानों का शासन है। वस्तुस्थिति में वो उनका मानना है कि चुनाव लड़ना एक आम आदमी के बस का काम नहीं है। चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, तो इसी रूप में यह धनवानों का शासन है। समय और धन का अपव्यय। विधि प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, चुनाव में बहुत अधिक खर्च होता है, तो इसीलिए धन और समय का अपव्यय होता है। शासन में भ्रष्टाचार। अपने हितों को पूरा करने के लिए शासन में भ्रष्टाचार को अपनाया जाता है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार लोकतंत्र की सामान्य बुराइयां हैं। अनुत्तरदायी शासन।
प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। जब चुनाव आने वाले होते हैं 5 साल बाद, तभी उन्हें अपनी जनता की याद आती है और 5 साल पहले जनता उन्हें उनके पद से हटा भी नहीं सकती है। तो इस रूप में आलोचक इसे उत्तरदायी नहीं, अनुत्तरदायी शासन मानते हैं और उनका यह मानना है कि यह शासन एक तरह से हमें उत्तरदायी शासन के रूप में नज़र नहीं आता है। सभ्यता विरोधी, आलोचक इसे सभ्यता विरोधी भी कहते हैं। उनका मानना है कि जैसे राजतंत्र में साहित्यकारों को संरक्षण दिया जाता है, लोकतंत्र में नहीं दिया जाता। राजनीतिक शिक्षा दूषित रूप में, क्योंकि राजनीतिक दल केवल अपने हितों की बात करते हैं तो वे गलत तरीके से जनता को भ्रमित करते हैं। मतदाताओं की उदासीनता, मतदाता उदासीन होते हैं, जैसे हम भारत में भी देखते हैं 60-70% मताधिकार के अधिकार का प्रयोग होता है, तो आम मतदाता उदासीन होता है, इसीलिए लोकतंत्र सबका शासन नहीं बन पाता है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, क्षेत्रीय हितों के लिए राजनीतिक दल केवल अपने क्षेत्र विशेष के लिए हित की बात सोचते हैं और वे राष्ट्रीय हित को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस रूप में हम यह मानते हैं कि, या जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन एक दोषपूर्ण शासन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की आलोचनाओं का मूल्यांकन। ये जो आलोचनाएं की गई, ये जो कमियां बताई गई, ये अतिरंजित हैं और इनके संबंध में कुछ बातें हम कह सकते हैं जो कि ये साबित कर पाएंगी कि ये आलोचना सही नहीं है। पहला है लोकतंत्र के विकल्प की समस्या। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर लोकतंत्र को खत्म करके दूसरा कोई शासन लाया जाए तो लोकतंत्र से कोई भी शासन श्रेष्ठ नहीं है। जैसे ब्राइस कहते हैं, लोकतंत्र पर अनेक आरोप लगाए जाते हैं परंतु लोकतंत्र से श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानव के द्वारा अभी तक निर्मित नहीं की गई है। दूसरी आलोचना है का जो मूल्यांकन है वो है लोकतंत्र के दोष वर्तमान स्थिति के परिणाम हैं। जो असामान्य परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं उनके कारण लोकतंत्र में दोष हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में ही हमें दिखाई दे। नेक्स्ट है लोकतंत्र की बुराइयां सार्वजनिक दोषों के परिणाम के रूप में दिखाई देती हैं, यानी कि जो लोकतंत्र के जो दोष हैं वो हमें सार्वजनिक दोषों के कारण हैं, चाहे वो किसी भी रूप में अपव्यय है या घूसखोरी है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में समयानुकूल परिवर्तन संभव है। लोकतंत्र में समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामान्य जनता की बुद्धिमत्ता में विश्वास। हमें सामान्य जनता की बुद्धिमत्ता में विश्वास रखना होगा। समय पर जनता की समझदारी से निर्णय लिए जाते हैं और इस रूप में हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में गुण अधिक है और व्यवहारिक दोष हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र को सफल नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र की सफलता की कुछ शर्तें हैं। पहली है लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास। जनता का विश्वास लोकतांत्रिक सिद्धांतों में होना चाहिए। संवैधानिक साधन अगर अपनाए जाते हैं तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। समुचित शिक्षा, नागरिकों को समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर व्यापक नागरिकों को शिक्षित किया जाए तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। जनता की जागरूकता, जनता अगर जागरूक हो, अपने सही ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करे, अपने प्रतिनिधियों को नियंत्रित करे तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। आर्थिक विषमता का अंत किया जाना चाहिए। समाज में जो भी आर्थिक विषमता है, जो भी आर्थिक असमानता है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता और एकता की भावना, समाज में जो विभेद है, जैसे भारत में हम देखते हैं धार्मिक विभेद या जातिगत विभेद, उन विभेदों को अगर खत्म किया जाता है तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। नागरिकों का उच्च नैतिक चरित्र, नागरिकों का चरित्र उच्च होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता है तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। विवेकशील नेतृत्व, अगर नेतृत्व श्रेष्ठ है तो
लोकतंत्र की सफलता में कोई संदेह नहीं है। स्वस्थ राजनीतिक दल धर्म जाति के आधार पर राजनीतिक दल निर्मित नहीं होने चाहिए, जैसा हम भारत में देखते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रवाद को कमज़ोर करते हैं। अगर स्वस्थ राजनीतिक दल होंगे तो भी लोकतंत्र सबल हो सकता है। शक्तिशाली विपक्ष, अगर सुदृढ़ विपक्ष है और वह सत्तारूढ़ दल की खुली आलोचना करता है तो भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। लिखित संविधान है, सहिष्णुता की अगर भावना है तो निश्चित रूप में लोकतंत्र की सफलता में कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।